नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पद और पैसे की हनक किसी के ऊपर सवार हो जाए तो वो सनक बन जाती है और ऐसा ही एक वायरल वीडियो मोतिहारी से सामने आया जहां पर एक शख्स के सिर पर ये सनक सवार थी। बाइक सवार की देखिए साइड नहीं देने की वजह से इस शख्स ने कैसे जमकर पिटाई की। पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड की ये हनक से जुड़ी वायरल तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पूर्व विधायक की गाड़ी को साइड नहीं देने पर पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड ने एक मोटरसाइकिल सवार के बीच राह पर ही जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। पूर्व विधायक और वर्तमान आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में यह सब कुछ हो रहा था। उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर ने बीच सड़क पर ही इस युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और किस तरह सड़क पर पटककर युवक की पिटाई की जा रही है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। लेकिन विधायक जी ने जहमत नहीं उठाई इसे रोकने की, इसे टोकने की और यह शख्स हनक दिखाता रहा। बीच सड़क पर राहगीरों के बीच ये शख्स पिटता रहा, लेकिन किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि हॉर्न बजाने के बाद जब बाइक चालक है साइड देने को तैयार नहीं हुआ तो बॉडीगार्ड गाड़ी से नीचे उतरता है, अपने पद का हनक दिखाता है, अपने आप को बॉडीगार्ड बताता है विधायक जी का और उसके बाद बिना कुछ सुने ताबड़तोड़ लात और घूंसों की बौछार कर देता है। और औरंगाबाद के शंकरपुर रेलवे गुमटी के पास हादसा हुआ है जहां पर 9 लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं। ये सभी जख्मी बताए जा रहे हैं। औरंगाबाद से ये खबर जहां पर शंकरपुर के पास ये हादसा और इस हादसे में 9 लोग जख्मी हुए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बेकाबू वाहन इस दौरान पलटता है, 9 लोग जख्मी हुए। सदर अस्पताल में इन सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो शंकरपुर जो ओबरा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, वहीं पे विपरीत दिशा से जो गाड़ी जा रही थी सीधे चकमा दे करके और टक्कर मारते निकल गया, जिसके चलते हमारी गाड़ी पलट गई और 6 आदमी हम लोग उसमें जो थे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर शिवहर से आ रही है जहां पर एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जिस इलाके में इसकी सक्रियता थी, इसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही थी और अब यह शख्स पुलिस के चंगुल में आ चुका है। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से ड्रग्स की बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि 1 किलो 700 किलोग्राम गांजा, 2,64,000 रुपए भारतीय करेंसी और 36,000 रुपए की नेपाली करेंसी भी इसके पास से बरामद की गई है। छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में उसके अलमीरा में पन्नी में रखे हुए 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ और प्लस सूटकेस में रखे हुए जो डायरी था जिसमें कि जिन लोगों को इनके द्वारा गांजा सप्लाई किया जाता था उनके नाम और साथ में 2,64,000 इंडियन करेंसी और 36,040 रुपये नेपाली करेंसी बरामद किया गया। आवश्यक सूचना, कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पांव पसारने लगा है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम सभी ने करीब से देखा और महसूस किया है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर सजग रहने की जरूरत है। सबके साथ से तीसरी लहर के कहर से बचा जा सकता है और ये तभी संभव है जब हम जरूरी बचाव को पूरी तरह से अपना लें, मास्क और दूरी का पालन करें, टीके की दोनों डोज ले लें और गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करें।
तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की वजह से पटना एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाई गई है, सतर्कता बढ़ाई गई है और इसी सतर्कता, इसी इंतजाम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित ने। कोरोना के थर्ड वेरिएंट को लेकर के पटना एयरपोर्ट पे जो खास तौर पे कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका अनुपालन किया जा रहा है। सभी यात्रियों को जो है मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो जो यात्री हैं उनसे लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप जो 2 गज की दूरी है उसका अनुपालन जरूर करें और मास्क बिना किसी को भी एयरपोर्ट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट परिसर में भी जो लोग हैं सभी जो है वो मास्क लगाए हुए हैं। हैंड सैनिटाइज की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यात्री जो हैं वो सबसे पहले जब एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तो हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद अपनी कतारबद्ध होकर के सोशल डिस्टेंस जो है उसका अनुपालन करके अपना पहचान पत्र दिखा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो कहीं न कहीं एक सुखद तस्वीर जो है, एक जागरूकता भरी तस्वीर जो है वो पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही हमें और आपको सबको कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा ताकि जो थर्ड वेरिएंट है वो भारत में नहीं फैल सके। अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जो अवेयरनेस चलाया जा रहा है, लगातार जो जागरूकता चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में कही कि आप जागरूक रहिएगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। तो उसका अनुपालन सभी को करना होगा। मुख्यमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं। तो इन अपील का आप अनुपालन करें, हम अनुपालन करें, तभी जो है थर्ड वेरिएंट जो है उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में सड़कों की बेहतरी के लिए लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर आप भागलपुर से पीरपैंती, कहलगांव इनसे गुजरने वाले NH80 से अगर आप यात्रा करेंगे तो आप डर के साए में होंगे। यहाँ पर सड़कों की हालत इस कदर खराब है कि यहाँ से यात्रा करने वाले यात्री डरे सहमे रहते हैं। और देखिए ये तस्वीर है उस NH80 की जिसकी बदहाली आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने है। यहाँ से गुजरने वाले लोग इस तरह की परेशानी से हर रोज जूझते हैं। NH80 का जायजा लिया हमारे न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। हम जिस सड़क पर खड़े हैं आप देख सकते हैं कि उसका हाल क्या है। आप यह भूल मत कीजिएगा कि यह कोई ग्रामीण सड़क है। ये भागलपुर का NH80 है जो भागलपुर से कहलगांव, साहेबगंज, झारखंड को जोड़ता है। लेकिन इसकी हालत देखकर कहा जा सकता है कि ग्रामीण सड़कें भी जो है इससे कहीं बेहतर होती है। और जो हाल है कि यहाँ से कहलगांव जाने में 30 से 45 मिनट जो लगना चाहिए वो दूरी जो है 3 से 4 घंटे लगते हैं और लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं, इधर से जा रहे हैं। क्या हालात है सड़क के? हालात तो सबौर से चलिए आप कहलगांव तक रोड कहीं है ही नहीं, समझिए ये खेत है। अगर हम सरकार से यही कहेंगे कि इस रोड को हटा करके यहाँ खेती किया जाए। सरकार का जितना भी ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है खेती पर, सारा प्रोजेक्ट इस पर इशू किया जाए, इस पर प्रैक्टिकल किया जाए। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं। कितना परेशानी होता है सर, क्या दिक्कतें आती है? परेशानी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही है, इसका कहना संभव नहीं है। क्या परसेंट जो जनता है जो जाते हैं इस रोड से चलते हैं दोबारा नाम नहीं लेते हैं कि इस रोड से हम आए। और ये लाइन है झारखंड को जोड़ती है भागलपुर से। कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। तो लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन या सरकार की नींद अभी इस ओर नहीं टूटी है। अब देखना होगा कि सरकार इस ओर ध्यान देती है कि नहीं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और अगली खबर दानापुर के मनेर से, जहां पर एक दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बताते चलिए कि दुकानदार से एक युवक की नोकझोंक होती है। चावल देने को लेकर ये नोकझोंक की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में ये मार पिटाई में तब्दील हो गई। कुछ युवकों के साथ लाठी डंडे से लैस होकर यहाँ पर पहुंचते युवकों ने चावल को लेकर के यहाँ पर कहासुनी की शुरुआत की और उसके बाद ये मार पिटाई में तब्दील हो गई। जमकर इस दुकानदार को पीटा जाता है और सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग अपना आपा कैसे खो दे रहे हैं।
यहाँ पर इस युवक के साथ कहासुनी से विवाद की शुरुआत होती है और उसके बाद 8 से 10 की संख्या में इस युवक ने लड़कों को बुलाया और उसके बाद दुकानदार की जमकर पिटाई शुरू कर दी। अरे सामान लेने आया था पुलाव के चावल, तो पहले कहा कि बासमती चावल लेंगे, तो हम बासमती चावल दे दिए, तो फिर बोला कि पुलाव का चावल नहीं, हम बोले कि पुलाव का चावल नहीं बना। अच्छा ये बोला ना 1 किलो पुलाव का चावल तोड़ दिए, तो फिर बोला कि अच्छा वाला चावल कौन है, तो हम बोले इंडिया गेट ले लो, तो बोला कि इंडिया गेट, तो हम बोले कि बार बार परेशान क्यों, एक ही के भी बोलना चाहिए ना, तो तुमको देना है तो फिर याद आया कुछ चीज़, हम याद भूल गए, तो हम बोले कि हम तुमसे बड़ हैं, ऐसा इस तरीक़े से तो ज़्यादा बोल गए, गाली बोलो जो भी किया हम भी किए, तो मैटर ख़त्म हुआ, डांट के बेला दिया, वो लोग 10 गो आ गया, तो गार्जियन के रूप में आया, तो उसको बात को समझना चाहिए ना, वो लोग हाथे छोड़ने लगा। चावल ला कैले हल्थी क्या पुलाव वाला कभी कौन चावल मांगते हल्थी तो का होले यही गाड़ी करते पूरा मारपीट के ले पूरा होले ने रोड़ा रोड़ी हो गई, काला पकड़ा पकड़ी लाठी लठौल। कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर टाइगर मोबाइल के जवान के साथ अपराधियों ने मारपीट की। गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स के पास हथियारों का जखीरा है, जिसे लेकर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। टाइगर मोबाइल का जवान इस शख्स का पीछा कर रहा था। हालांकि मौका देखकर इस युवक ने, बताया जा रहा है कि जो जखीरा था हथियारों का, उसे दूसरे के मकान में छिपा दिया और अपने पास कुछ ना होने की दलील देने लगा। टाइगर मोबाइल के जवान ने जब इस शख्स को थाने ले जाने की कोशिश की, वहां पर 7 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने टाइगर मोबाइल के जवान के साथ मारपीट की, उसके सर्विस रिवॉल्वर तक को छीन लिया गया और दहशत फैलाने के लिए यहां पर फायरिंग तक की गई। हालांकि बाद में सर्विस रिवॉल्वर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेके आ रहे थे तो उसका साथी जो था 5 से 7 की संख्या में था, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे मारने लगा। मारने के बाद मेरा पिस्टल छीन लिया। पिस्टल छीनने के बाद में हम उसके हाथ से पिस्टल छीनने का प्रयास किए, लेकिन उस 7 की संख्या में होने के चलते हम उससे पिस्टल नहीं छीन सके और उसने भय दिखाने के लिए हमारे ही पिस्टल से उसने 2 फायर कर दिया और फायर करके और निकल गया। और जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। आपको बताते चलें कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने हैसियत बताने की कोशिश की थी, जिसे लेकर के अब एमएलसी की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। इनको बोलने आता है, संस्कार है ही नहीं है इनको। एमएलसी क्या होता है, मुझे पूरा स्मरण है कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी में था, माननीय मुख्यमंत्री उस समय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी। मैं पैरवी करने गया था, एक इनके अच्छे मित्र एक पत्रकार वो भी पैरवी करने गए थे एमएलसी बनाने के। बोलने के पहले सोचना चाहिए, उच्च सदन है, उच्च सदन का मैं मेंबर हूं। और देखिए, शराबबंदी को लेकर जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या अपने आप में एक बड़ी चुनौती के तौर पर नजर आती है, क्योंकि लगातार ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उन्हें जेलों में रखा जा रहा है। जेलों की क्षमता और उसमें मौजूद कैदियों की संख्या, इसे कहीं ना कहीं एक चुनौती के तौर पर इस वक्त देखा जाता हुआ। आपको बताते चलें कि इस समस्या को कम करने के लिए मद्य निषेध विभाग ने 31 विधि परामर्शियों की नियुक्ति अब की है, ताकि जल्द से जल्द लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि शराबबंदी से संबंधित कॉल सेंटर के संचालन के लिए 70 IT बॉय और 127 डेटा ऑपरेटर्स की बहाली भी की गई है। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से शराब की तस्करी पर अंकुश के लिए संबंधित निविदा निकाले जाने की भी जानकारी दी। पिछले सप्ताह में लगभग 31 लीगल कंसल्टेंट विधि परामर्शी की भी बहाली की है। आप जानते हैं कि न्यायालय में बहुत सारे वाद लंबित हैं, जिसके चलते हमारे कार्यालयों और न्यायालय के बीच में एक समन्वय बने, उसके लिए हम लोगों ने एक
बहाली भी की है, जिससे कि सभी जगह पर, ताकि जल्दी ट्रायल पूरा हो और सज़ा जल्दी दिलाई जा सके। और बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिससे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिए। उन्होंने ये जरूर कहा कि कैसे ये जातिगत जनगणना होगी, क्या इसे लेकर प्रक्रियाएं होंगी, किन किन चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा, इसे लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और इसके बाद ये सब कुछ तय होगा। करना चाह रहे हैं हम जल्दी, हमने बात कर लिया है, डिप्टी सीएम को भी कह दिया है और कह दिया वो बात करेंगे अपनी पार्टी के लोगों को, बाकी सब लोगों से बातचीत हो गई। ये तय हो चुका है कि अब बिहार में जातिगत जनगणना होगी। इसके साफ साफ संकेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिए। हालांकि जनगणना का स्वरूप कैसा होगा, किस ढंग से इसको कराया जाएगा, इस पर निर्णय सर्वदलीय बैठक के बाद लिया जाएगा, जो बैठक कभी भी हो सकती है। हम लोग जो करेंगे, एक ही बात आपको बता देते हैं, वो ऐसा करेंगे कि कोई मिस नहीं करेगा, बहुत ही ठीक ढंग से करवाएंगे। आप जानते ही ना हैं, बहुत लोग सब कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं बोलेगा, तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना, ताकि ठीक ढंग से वो एक एक चीज के लिए हमने कहा भी है, लोगों को बात भी किया है। जातिगत जनगणना शायद बिहार में इकलौता ऐसा मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की राय एक है। जातिगत जनगणना के लिए विधानसभा से पारित प्रस्ताव भी हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि राज्य सरकार हर सामाजिक समूह की गणना कराएगी बेहतर से बेहतर तरीके से। यह निश्चित रूप से बिहार में समाज के हर तबके के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। और आज मुख्यमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय बिहार में लिया है। अब देखना है कि कब इसका प्रपत्र जारी होता है, पत्र जारी होता है और कब होता है, इसका मुझे इंतजार है। लेकिन मैं मानता हूं कि जातिगत जनगणना पर राष्ट्रीय जनता दल की जो पहल है वो बिहार के हित में है। अगर बिहार में सरकार अपने बलबूते पर या अपनी इच्छा से अगर जातिगत जनगणना कराती है तो कोई हर्ज नहीं है। जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है। समय समय पर जातिगत जनगणना कराने की मांग उठती रही है। खासकर बिहार की बात करें तो 2021 में जातिगत जनगणना की मांग बहुत जोर शोर से शुरू हुई। विपक्षी नेताओं ने सीएम से मुलाकात की तो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी मिला। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने से इनकार करने के बाद ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराए। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों की दलील है, धर्म के आधार पर जनगणना तो जाति पर क्यों नहीं। राजनीतिक दलों के पास सभी जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं हैं। सही आंकड़े सामने नहीं होने से योजना की प्लानिंग में दिक्कत होती है। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में समस्या होती है। दलील ये भी है कि इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लोगों का भी पता चल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो की समझ। और आइए आज समझते हैं कि क्रिप्टो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तेजी से डेवलप हो रही है क्रिप्टो करेंसी। मार्केट में हजारों कॉइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन केवल टॉप 20 कॉइन्स को ही सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, ताकि आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और ज्यादा लॉस होने की संभावना को कम कर सके। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब तक स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज जैसे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश होता है जिसमें आपकी जरूरत होती है।
अगर आप सिर्फ क्रिप्टो को पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो डाइवर्सिफाई करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। एक अच्छे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए 4 तरह की क्रिप्टो करेंसी कंसीडर आप कर सकते हैं। पहला वो क्रिप्टो करेंसी जिसने क्रिप्टो स्पेस को पॉसिबल बनाया है। दूसरा, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, वो करेंसी जिसमें हमेशा पैसिव इनकम होने की संभावना होती है। और चौथा, स्टेबल कॉइन्स में भी कोई भी। और अब जानिए टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है, और वो है बिटकॉइन, लिटेकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो, सोलोना, बिनेंस कॉइन, रिपल, डॉजकॉइन, ट्रॉन और जेड कैश। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही, बता रही इसी साल हत्या हुई है। सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियाद रोक दफा